नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हमारी चर्चा का विषय है बाल साहित्य, दशा और दिशा। और परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूम टू रीड की राज्य समन्वयक पुष्पलता रावत और साहित्यकार डॉक्टर कुसुम रानी। पुष्पलता जी और कुसुम जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत पुष्पलता रावत मैं आपसे करता हूं, और आपका तो एक तरह से बहुत लंबा अनुभव है बाल साहित्य का भारत में, और भारत में भी खासकर हिंदी पट्टी में। बाल साहित्य की दशा और दिशा को आप कैसे देखती हैं? जब आप बाल साहित्य की बात करते हैं तो इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी मज़ेदार सी हैं कि बाल साहित्य को अगर आप हिंदी पट्टी के संदर्भ में देखें तो अगर आप बाल साहित्य देखें तो शायद हमने काफ़ी कुछ कहानियाँ ऐसी गढ़ी हैं जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए, ठीक है, पंचतंत्र, मॉरल वैल्यूज़ इन्हें समझाई जाएं, और वो वाकई में बाल साहित्य था या ना नहीं है वो एक दूसरा सवाल है। बिल्कुल। तो क्या इन हिंदी की किताबों में जिन्हें हम बाल साहित्य कहते हैं, क्या उसमें बच्चा आपको नज़र आता है? बच्चे का बचपन, बच्चे के विचार, बड़ों के विचार नहीं। तो कई बार हम साहित्य ऐसा गढ़ते हैं जो बच्चे जिस तरह से बच्चों को देखना चाहते हैं वो उस तरह से बनता है। पर अब काफ़ी समय से इस तरह के साहित्य ज़रूर आने लगे हैं जो एक बच्चे के नज़र से हैं, जिसमें बच्चों की दुनिया आपको दिखेगी। जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि बाल साहित्य के नाम पर हम जो कुछ पढ़ पा रहे हैं, क्या उसमें बच्चा कहीं इन्वॉल्व है और बच्चे की भावनाएं, संवेदनाएं उसमें शामिल हैं कि नहीं? जी, आप कंटिन्यू कीजिए। और जब आप उसे कहते हैं तो एक बड़ा जो अब आप देखेंगे वर्तमान में कि कहीं पर बाल साहित्य को एक अलग जॉनर की तरह स्वीकार किया जाने लगा है। आप देखेंगे पब्लिशर्स काफ़ी हैं, कहीं पर एक माँ बाप में भी चेतना है कि बच्चा पढ़े। बिल्कुल। हो सकता है आज के संदर्भ में ये हसरत माँ बापों की बढ़ गई कि बच्चे के हाथ में किताब दिखे तो सही। बिल्कुल। और बाल साहित्य को लेके पब्लिशर्स भी हैं, किताबें भी हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम बाल साहित्य को उस गहराइयों से समझ पाएँ, हम बड़े भी। बच्चे तो खैर हैं ही जो उसे पढ़ रहे हैं, पर हम बड़े भी क्या उसे समझ पाते हैं कि ये बाल साहित्य जब बच्चे के हाथ में है तो किस उद्देश्य से हमने वो दिया हुआ है। जी, इस पर तो एक लंबी डिबेट हो सकती है। कुछ उसकी प्राथमिक जो उसके जो भी कंडीशंस हैं उस पर मैं आपके पास आऊँगा। इससे पहले आपके पास फिर दोबारा आऊँ जी। डॉक्टर कुसुम रानी, मुझे स्मरण आता है कि लगभग 3.5 दशक हो गए होंगे जब मैंने बाल साहित्य, नंदन और तमाम दूसरी पत्रिकाओं में आपको पढ़ना शुरू किया था। वो एक ऐसा दौर था जब हमारे यहाँ तमाम तरह के साहित्य में विमर्श खुले पड़े थे, खासकर जो हमारे यहाँ स्त्री पक्ष था उस पर तो बहुत लिखा जा रहा था। आपने लिखने की शुरुआत के लिए बाल साहित्य का चयन किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो पहला सवाल तो आपसे यही बनता है कि उस दौर में जब आपके सामने पूरा एक तरह से क्षेत्र खुला पड़ा था, तो बाल साहित्य ही आपने क्यों सेलेक्ट किया, क्या वजह रही? आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है मेरे लिए ये। असल में मैं एक अध्यापिका रही हूँ। अच्छा। अब मेरा संबंध जो है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे। तो अमूमन मैं देखती थी कि जो छोटे बच्चे वहाँ पर रहते थे उनके अंदर जिज्ञासा ही बहुत ज़्यादा होती थी। अगर एक साड़ी भी किसी ने पहनी है रंगीन तो आकर छूकर देखते थे ये इस रंग की क्यों है, किस कपड़े की बनी है ये। तो मुझे लगा कि बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा और कल्पनाशीलता है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो मुझे लगा कि बच्चे तो स्वभाव से जिज्ञासु होते ही हैं और हर बात को जानना भी चाहते हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए ऐसा कुछ लिखूं जिससे मैं उनको आगे चलकर सकारात्मक सोच भी दे सकूं और उनको अच्छी पहल करने की एक शुरुआत भी कर सकूं। जी। आप जानते ही हैं बाल साहित्य का उद्देश्य तो मेन तो बच्चों का मनोरंजन करना होता है कि भाई मनोरंजन उनका होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको नई जानकारी देनी भी बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ उन्हें जो है
हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं या जीवन मूल्य हैं उनसे भी परिचित कराना होता है। तो मुझे लगा बाल साहित्य से बढ़कर इससे और तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जिसे मैं उनके लिए शुरुआत कर सकूं। और यही मेरे लिए प्रेरणा बनी और यहीं से मैंने बाल साहित्य लिखना शुरू किया। ऐसा नहीं मैंने बड़ों के लिए साहित्य ना लिखा हो, मैं बड़ों के लिए भी कहानियाँ लिखती हूँ, वयस्कों के लिए भी, और बहुत अच्छी पत्रिकाओं में वो प्रकाशित भी होती रहती हैं। 2001 में जब मेरी सहेली ने पहला पुरस्कार शुरू किया था तो वो मुझे ही मिला था, पहली कहानी का। बहुत अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बड़ों के लिए भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने बड़ों को लिखना दरकिनार किया और बच्चों के ही साथ रहकर उनकी मानसिकता को साथ में लेकर लिखना शुरू किया और मुझे उसी में ज़्यादा आनंद आता है। सही बोले जी। डॉक्टर कुसुम रानी, आप कह रही हैं कि बड़ों के लिए भी लिख सकती हूँ। बड़ों के लिए तो सब लिख ही रहे हैं। संकट हमारे यहाँ ये है कि बच्चों के लिए लोग नहीं लिख रहे हैं, खासकर जो हमारे हिंदी पट्टी में जो स्थापित साहित्यकार हैं, कथाकार हों, कवि हों, नाटक वाले हों, वो बच्चों की तरफ नहीं आते हैं। अब उस पर तो सवाल मैडम पुष्पलता रावत से बनता है वो, लेकिन उस सवाल से पहले पुष्पलता रावत जी, हम एक डिजिटल एरा में लगभग पहुंच गए हैं और बूढ़े से लेकर बच्चे तक सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो 24 घंटे खुले हैं, सब स्क्रोलिंग पे लगे हैं, रील का ज़माना है। इस दौर में जो पठनीयता का संकट है उसमें बच्चों को किताबों की तरफ आकर्षित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी कुछ समय पहले हमने भी अखबारों के ज़रिए पढ़ा था कि आपने बच्चों के लिए जो बाल साहित्य है कुछ विश्वविद्यालयों में उसका पाठ्यक्रम बनाने का अभियान शुरू किया था और वो शायद संपन्न भी हो गया है। तो क्या उसमें पैरामीटर्स थे कि बच्चे किताबों की तरफ आए इस डिजिटल युग में? हाँ जी, तो ये तो हकीकत है मुकेश जी हमारे समय की कि डिजिटल युग में हम लोग हैं जी। अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहला ये है कि जब हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, तो पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि आपके अंदर चिंतनशीलता बढ़े, आप विश्लेषण कर सकें चीज़ों का, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डीप पढ़ें, मतलब गहरे उतर के पढ़ें। ठीक है। और जब ये बातचीत होती है तो जब एक डिजिटल मीन्स होता है तो सवाल ये है कि क्या, अब इसमें बच्चे और बड़े 2 अलग हो जाते हैं। ठीक है। आप बड़े हैं, आप शायद जब पढ़ रहे होंगे डिजिटल माध्यम से भी, आप शायद वो गहराई में उतर के पढ़ सकते हैं, पर एक छोटा बच्चा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। ठीक है। तो हम लोग का रहता है कि अगर शुरुआती समय में, क्योंकि रीडिंग की भी कई स्टेजेस होती हैं, जो शुरुआती होता है कहिए कि 6 महीने से लेके 6 साल तक का जो रहता है, अच्छा, उस समय उस बच्चे को किताब हाथ में छूना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, वो महसूस करना ज़रूरी है। आप छोटे बच्चों को देखें, वो नकल उतारते हैं पढ़ने की। आपने उसे कहानी पढ़ के सुनाई तो वो भी किताब हाथ में लेके पढ़ेगा। तो ये तो हुआ कि मतलब उसके लिए ज़रूरी है। अब दूसरा ये है क्योंकि वो डिजिटल माध्यम उस बच्चे के हाथ में है, तो वो बच्चा क्यों उस पर इतना, उसके हाथ में हमेशा वो क्यों है। तो अगर आप उसके पास एक किताब और एक मोबाइल दोनों रख रहे हैं तो वो क्यों मोबाइल की तरफ है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो पहली बात तो वो ये कि जब वो हमें देख रहा है, हमारे हाथ में भी मोबाइल है, हमारे हाथ में भी कोई किताब नहीं है। ठीक है। दूसरा, शायद उसमें जिस तरह से चीज़ों का प्रस्तुतिकरण है वो बहुत अट्रैक्ट करता है उस बच्चे को। तो इसलिए जब हमें कहते हैं कि किताबों में भी क्या हम उस तरह का अट्रैक्शन ला सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रिंट बोरिंग तो नहीं लग रहा उसको। अब अगर आप ये देखेंगे, इसी स्टेज के पीछे जो है ये अच्छी सी वो है, एक बैकग्राउंड बहुत सुंदर इलस्ट्रेशन है, बड़ा बहुत सुंदर बैकग्राउंड बनाया जी। इस सुंदर सा इलस्ट्रेशन है तो मन कर रहा है मुड़ के देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो क्या उस किताब में इलस्ट्रेशन ऐसे हैं कि बच्चा अपने आप किताब, क्या सुंदर उदाहरण आपने दिया जी। तो कहते हैं ना कि किताब वो नहीं कि आप बच्चे को कहें तो पढ़, वो किताब ऐसी क्यों नहीं रची गई है कि बच्चा खुद उठा ले उसे। तो मेरे ख्याल से आज के समय में जो किताबें बच्चों के लिए बना रहे हैं उन्हें और शायद बारीकी से देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका कंपटीशन है, अब उस डिजिटल मीन्स है जी। मे बी कॉमिक बुक्स, क्योंकि आप उसमें देखिए वो इलस्ट्रेटिंग कार्टून्स हैं। और मुझे याद है किसी एक मैगजीन ने पहले वो छोटा भीम सीरियल चलाए, फिर उसके बाद उन्होंने उसकी किताबें प्रस्तुत करी, तो बच्चों के अंदर वो अपीलिंग। तो आप कैसे आज के युग में बच्चों के लिए रीडिंग उतनी अट्रैक्टिव कर सकते हैं, और उसमें आप कभी अपने आसपास देखिएगा कि वो किताबें हैं कहाँ। तो किताबें या तो स्कूलों की लाइब्रेरीज में हैं, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं जी। अगर आप बहुत संपन्न हैं तो आप खरीद के अपने घरों में रखेंगे, पर क्या किताबें हर जगह हैं?
क्या पब्लिक लाइब्रेरीज और कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि मुझे अभी भी याद है हम लोगों ने एक बार काफ़ी सारी पब्लिक लाइब्रेरीज पे देहरादून शहर में अध्ययन किया था। तो एक तो उनमें चिल्ड्रन कॉर्नर देखना बड़ा एक रेयर था, थैंक्स टू दून लाइब्रेरी उन्होंने शुरू किया। और ज़्यादातर जब हम किताबों की बात करते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो किसी सफलता को पाने के लिए वो किताबें पढ़ें। और हम बात कर रहे हैं साहित्य की, तो साहित्य ज़रूरी नहीं मटेरियलिस्टिक टर्म में आपको सफलता की ओर ले जाए, वो आपको बेहतर इंसान बना सकती है। बिल्कुल, तो ज़रूरी नहीं कि उन साहित्यों से पढ़ के आप जो है वो तो पर्पज है भी नहीं, वो पर्पज है भी नहीं। तो वो जो एक, जिसे आप जब ये कह रहे हैं ना, तो इसमें कोई लार्जर समझ क्या हमारे कि साहित्य का उद्देश्य हम क्यों, बच्चों में पढ़ने की आदत क्यों, तो ये मूलभूत सवाल हैं शायद जिस पे जैसे आज ही चर्चा कर रहे हैं, आप सभी के साथ इस तरह की चर्चा करते होंगे और उससे जब ये बातचीत होती है। और उसी क्रम में शायद दून यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों का ये हुआ था कि हम चिल्ड्रन लिटरेचर पे बात करना चाह रहे थे। थैंक्स टू जो वहाँ की लीडरशिप है वो उस कोर्स में इंक्लूड हुआ, क्योंकि वहाँ भी ये हुआ कि लिटरेचर पढ़ रहे हैं, पर हमने पूछा क्या चिल्ड्रन लिटरेचर भी एक अध्याय है, इसमें एक यूनिट है, वो नहीं था वहाँ जी, दून यूनिवर्सिटी में। जी दून यूनिवर्सिटी तो ये आप नई जानकारी दे रहे हैं कि दून यूनिवर्सिटी में अब चिल्ड्रन लिटरेचर अपने आप में एक विधा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। जी, वहाँ पर एक सब्जेक्ट है और जो डंगवाल मैम है उनकी लीडरशिप में हम लोग उसको पूरा कर पाए। तो वहाँ पर एक, क्योंकि सभी लिटरेचर पढ़ाए जा रहे थे पर चिल्ड्रन लिटरेचर नहीं था, तो ये प्रयास कई लेवल पर कि आप चिल्ड्रन लिटरेचर को उसकी पूरी गहराइयों में, समग्रता में देख पाएँ, समझ पाएँ जी, उसके प्रति एफर्ट जी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और ये एक सुखद वो है कि कम से कम उत्तराखंड में, एक मुझे नहीं जानकारी की और यूनिवर्सिटीज़ में क्या स्थिति है, मैडम कुसुम रानी को जानकारी होगी, लेकिन इससे पहले कुसुम जी, बाकी मैं विषयांतर करूं तो जहां पुष्पलता रावत ने बात छोड़ी वहीं से मैं शुरू करता हूं, और वो ये कि हमारे दौर में हिंदी पट्टी में ख़ासकर ये समस्या देखी गई है, अंग्रेजी में, बांग्ला में, असमीज़ में, यहाँ तक कि पंजाबी जैसी भाषाओं में भी ये संकट नहीं देखते हम कि जो स्थापित साहित्यकार हैं, जो नामी साहित्यकार हैं, वो बच्चों के लिए बहुत कम लिखते हैं। दूसरी तरफ आप हैं, जब आपके पास पूरा फलक खुला हुआ है तो आप एक छोटा सा गलियारा जिस पे बहुत कम लोग चलना मंजूर कर रहे हैं, आप वहाँ चली हैं, आप इसका ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकती हैं। क्या वजह है कि हमारे यहाँ स्थापित साहित्यकार नहीं लिख रहे हैं? इससे पहले पुष्पलता रावत मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगी कि पिछले कुछ समय में हमारे यहाँ भोपाल में कुछ मित्रों ने इस तरह के पहल की हैं और अब उसमें देखते हैं हम कि विनोद कुमार शुक्ल, नरेश सक्सेना, तमाम लोगों को उन्होंने शामिल किया है और वो लोग भी बच्चों के लिए लिख रहे हैं। लेकिन ये अब की शुरुआत है, क्यों नहीं लिखते हैं स्थापित साहित्यकार बच्चों के लिए? जो मैंने देखा या कहीं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि हिंदी साहित्य जगत का जितना भी हमारा लिटरेचर है, इसमें जो है बड़ा सा दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। जो यहाँ के स्थापित लेखक हैं वो क्या करते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है अपना सारा का सारा, उस पे जो है बच्चों में उनका फोकस कम रहता है, क्योंकि वो जीवन के जितने भी पहलू हैं, सामाजिक सरोकार हैं, पर्यावरण है, नारी विमर्श है, इन पर तो खूब लिख लेते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें जो है लगता है कि ये विधा जो है बच्चों के लिए वो उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए, या कहें ये थोड़ी हल्की है। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में ये थोड़ी हल्की है। और जो लेखक अपने आप को स्थापित लेखक समझते हैं वो सोचते हैं कि ये जो है गंभीर साहित्य को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अच्छा, तो जहाँ गंभीर साहित्य को रिप्रेजेंट नहीं करेगा और एक लेखक के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरी पहचान एक गंभीर लेखक के रूप में बने, तो मैं क्या करूँगा, अपने कदम अपने आप ही पहले पीछे खींच लूँगा, क्योंकि मुझे स्थापित होना है एक गंभीर लेखक के रूप में। तो ये एक कारण बनता है जिसकी वजह से हर कोई बाल साहित्य की तरफ नहीं मुड़ता। दूसरा कारण है कि ये भी है कि बाल साहित्य लिखना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल, ये वाला पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। ये उसके लिए आपको एक बच्चे का मन चाहिए कि वो किस स्तर से सोचता है, उसकी जिज्ञासा क्या होगी। तो जितने भी सामाजिक सरोकार हैं या कहीं कोई एक ज्वलंत मुद्दा ही है जो बच्चे को बड़ा आकर्षित कर रहा है, तो उसको अगर आपने लिखना है तो सबसे पहले आपको एक सरल भाषा चुननी होगी। बिल्कुल, और उसको फिर अपने शब्द देकर जो आप कहना चाहते हैं उसमें ढालना होगा। बिल्कुल ठीक। अपने विचारों को आप बिल्कुल सहज शब्दों में पिरोएंगे और उन्हें पिरोने के बाद
यही नहीं कि हमारा बाल साहित्य का, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मकसद यही है कि बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उसको थोड़ी बहुत शिक्षा भी देनी है, लेकिन ये शिक्षा उस पर थोपी नहीं जाएगी, नैतिकता उसके अंदर से संवेदनाएं जगानी पड़ती हैं ताकि वो खुद ही महसूस कर सके कि मुझे इस कहानी से मनोरंजन तो मेरा हुआ ही है, साथ में ये सीख भी मिली है कि अगर चोरी करना अपराध है तो मुझे आगे से चोरी नहीं करनी है। लेकिन सीधे हम उसको नहीं कह सकते, कहानी के माध्यम से उसको जरूर बता सकते हैं। और जो विदेशों में कहें या अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य है, वहाँ के साहित्यकार, जो मैं अपने पहले बिंदु पे आ रही हूँ आपको, कि गंभीर लेखन, वहाँ इस किस्म का कैटेगराइजेशन नहीं है, हम कहेंगे श्रेणीबद्ध नहीं कर रखा है कि ये बच्चों का लेखक है या उसका बड़ों का लेखक है, जो प्रतिष्ठित लेखक है। और वहाँ पर जो है जितने भी लेखक हैं वो अपना लेखक जीवन का जो पूर्णता उसी में समझते हैं, जो वो बच्चों के लिए भी उसमें कुछ लिखते हैं। बिल्कुल उनको तब तक ये नहीं लगता कि मैंने बड़ों के लिए लिखा है, वयस्कों के लिए लिखा है, वो उतनी ही आदर से बच्चों के लिए भी लिखते हैं और स्थापित भी होते हैं। अब जेके रोलिंग की आपने देखी है किताब, हैरी पॉटर, साथ साथ उसके अंक निकले हैं, उन्होंने और किताबें भी लिखी है, विश्व प्रसिद्ध हैं। और वो जो है मुख्य धारा की एक प्रतिष्ठित लेखिका है, प्रसिद्ध नहीं, पागलपन की हद तक वो गई है। जंगल बुक देख लीजिए आप किपलिंग की, वो कितनी है, हमने उनको पढ़ा भी है और उसके साथ साथ उसका नाट्य रूपांतरण या कहीं पिक्चर भी देखी है। रस्किन बॉन्ड है हमारे मसूरी में हमारे रस्किन बॉन्ड है, देखिए बच्चों के लिए कितना अच्छा साहित्य लिखते हैं। तो ये नहीं है कि वो ए ग्रेड के लेखक नहीं है, वो ए ग्रेड के लेखक भी हैं, ज्यादा चर्चित है। लेकिन हमारे यहाँ की जो मानसिकता है वो क्या करती है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कैटेगराइजेशन कर देती है, श्रेणीबद्ध कर देती है कि ये बड़ों का साहित्य लिखते हैं, गंभीर साहित्य लिखते हैं, और बच्चों के लिए थोड़ा हल्का साहित्य लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हर कोई तैयार नहीं होता और उसमें संतुलन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। सही बात तो ये है, तो वो संतुलन भी नहीं बना पाते हैं, तो उसकी वजह से भी अपने कदम थोड़ा पीछे खींच लेते हैं। कुसुम रानी जी, आपने जो पहले वाला का, मुझे नहीं लगता है कि आपकी प्रतिष्ठा कहीं धूमिल होती हो, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है जैसे ही आप बच्चों की दुनिया में उतरते हैं। और भारत में ही अगर मैं देखूं तो मैडम पुष्पलता मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगी कि बंगाल में लेखक के स्थापित होने की पहली शर्त यही है कि आपने बच्चों के लिए क्या लिखा है। बहुत स्थापित लेखकों, सुनील गंगोपाध्याय जैसे लेखकों को भी जब हम देखते हैं तो बच्चों के लिए बहुत सुंदर साहित्य उन्होंने लिखा है। लेकिन ये जो दूसरा पक्ष कुसुम मैडम आप कह रही थी कि बच्चों के लिए लिखना, दरअसल मैंने एक बार हमारे देहरादून में ही रहते हैं हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार जितेन ठाकुर को ये बात पूछी कि आप बच्चों के लिए क्यों नहीं लिखते, तो उन्होंने कहा ये आसान काम है क्या। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे सुन के कि सबसे मुश्किल काम है बच्चों के लिए लिखना। मैं फिर आपके पास आता हूँ कुसुम रानी जी, उससे पहले पुष्पलता मैडम, ये हिंदी पट्टी में जो बाल साहित्य अभी हम रच रहे हैं, आपकी नोटिस में लगातार आता रहता है, आप इस तरह की लगातार कार्यशालाएं भी रूम टू रीड के मंच पर कराती रहती हैं, वो उसको किस रूप में देखती हैं आप? इसलिए कि आपके पास विदेशी साहित्य भी आ रहा है जिसका आप लगातार हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराते हैं। हिंदी का साहित्य उस वर्ल्ड चिल्ड्रन लिटरेचर जो है उससे कितना अलग है? पहले तो इस पर आपका मुझे जवाब मिल जाए, फिर इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल लेकर मैं आपके पास आता हूँ। इसमें जो आप कहते हैं वो किसी, जब आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो आप देखेंगे दुनिया के किसी भी कोने के बच्चों, कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। यही सवाल मेरा था जो इससे जुड़ा हुआ था जी। तो आप भी देखेंगे बिल्ली, गिलहरी, कुत्ते, जानवर, ये हर बच्चे को प्यारे होते हैं। तो कुछ चीज़ें आप देखेंगे वो यूनिवर्सल है, मतलब हर बच्चा उसको पसंद करेगा। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी किताबें जिसमें जानवर हैं, जानवर बोल रहे हैं, वो फैंटेसी, वो हर बच्चा उसे पसंद करता है। अब इसमें तो ये चीज़ें कॉमन टॉपिक्स होते हैं। फिर जब आप बच्चों को लेके बात करते हैं, अब ये बच्चा किस उम्र का है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक वो स्टेज जब बच्चा पढ़ना नहीं जानता, एक वो स्टेज जब बच्चा पढ़ना सीख रहा है, फिर जब वो सीखने के लिए पढ़ रहा है, तो बच्चे की रीडिंग के अलग अलग स्टेज होती हैं। तो जब उसमें अगर मैं शुरुआती साल की बात करूं, जो सबसे पहला रीडिंग से पहले का भी वो समय होता है जी, तो उस समय कुछ तो ये टॉपिक होते हैं, कुछ वो बच्चा उन किताबों में अपनी दुनिया देखना चाहता है। अच्छा, तो जब वो बच्चा अपनी दुनिया देखता है, तो मान लीजिए एक बहुत छोटा बच्चा, मान लीजिए 2-3 साल का बच्चा, तो उसके लिए उसकी दुनिया भी उसका परिवार है। अब जब परिवार की बात मैं कह रही हूँ, तो वो परिवार अगर एक
गढ़वाल क्षेत्र में होता है और एक वो अगर कर्नाटका में होगा तो थोड़ा ज्योग्राफी अंतर होगी, बिल्कुल होगी, फीचर्स अंतर होंगे, तब फिर आप ये देखते हैं कि वो बच्चा जो दुनिया देखना चाह रहा है वो दुनिया फिर अलग हो जाएगी। हाँ, क्योंकि उसने अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को उन किताबों में देखना है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे तो हैं। ये आप मिक्स एंड मैच इन चीज़ों का करते हैं। और जैसे मैंने कहा, फिर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तब आप उसे वो एक्सपोजर देंगे कि वो दूसरी दुनिया भी देखे जी। वरना शायद बच्चे कभी स्पेस में क्या हो रहा हो तो कभी भी ना जान पाएँ अगर हम उन्हें सीमित रख देंगे सिर्फ उस तक। जी। तो चाहे वो ग्लोबली लेवल पे लिटरेचर हो, किसी भी कंट्री का लिखा हुआ हो, और चाहे वो हमने उत्तराखंड में ही लिखा हो, तो ये कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हैं। और कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि वही कंसेप्ट वो हर देश में अलग अलग है। अगर हमारे यहाँ ये क्लाइमेट चेंज और इनसे रिलेटेड फूलदेई फेस्टिवल आता है जी, तो पता लगा कि इस तरह के फेस्टिवल अलग अलग नामों से हर देश में हैं। अच्छा। जिसमें मूल संदेश प्रकृति का संरक्षण और उनका बचाव है। जी तो ये कई सारे ताने बानों में चीज़ें जुड़ी जी। रहती और ये जो सवाल था, इसी से जो आपने शुरू में छेड़ा, थोड़ा ही बड़ा एक मनोवैज्ञानिक सवाल भी है जो केवल साहित्यकारों के लिए नहीं, मुझे लगता है कि चिकित्सा विज्ञान और समाजशास्त्रियों के लिए भी ज़रूरी है कि क्या पूरी दुनिया के बच्चे कमोबेश एक जैसा सोचते होंगे। मसलन आपने फूलदेई की बात की, फूलदेई पर हमने उत्तराखंड में गढ़वाल अंचल से या कुमाऊं अंचल से कोई कहानी लिखी और उसको आपने कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया, तो क्या जो ब्रिटेन में या अमेरिका में जो बच्चा है वो उसको उस तरह पकड़ पाएगा जैसे कि हम पकड़ पा रहे हैं, हमारे बच्चे पकड़ पा रहे हैं? वो जैसे मैं फूलदेई वाला जो है, इस पे रूमट्री की तरफ से एक किताब है, उसको फिर कंसेप्ट वही, मूलभूत बात वही है, फूलों का राक्षस। हाँ। तो उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि कैसे जब वो फूल या आप दोहन कर रहे हैं उनका इतना ज़्यादा है और जो फूलों का राक्षस से आपको एक नेगेटिव आएगा, पर उसमें उसको बहुत सकारात्मक तरीके से कि वो कैसे परेशान हो जाता है। और यही किताब जो फूलदेई के ही कोर कंसेप्ट पे थी, ये फिर लगभग हमारे उसमें 19-20 भाषाओं में वो ट्रांसलेट हुई। अच्छा। और इसमें भले डिजिटल मीन्स की हमेशा आलोचना की जाती है, पर उसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि आप एक कम लागत में बहुत लोगों तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो डिजिटल लाइब्रेरी में हर भाषा में, और उसे आज की डेट में हर भाषा में सभी कंट्रीज में बच्चे पढ़ रहे हैं जी। तो मूल में तो प्रकृति संरचना थी, जिस प्रकृति संरचना के साथ वो जो बच्चों की फैंटेसी के कंसेप्ट, जंगल, एक राक्षस का परेशान होना और फिर बच्चों का उसको प्रोटेक्ट करना, उस थीम के अराउंड उसको बिल्ड करते हुए, और सभी बच्चों को सभी कंट्रीज़ में जहाँ भी वो किताब डिजिटली पहुँची वो बच्चों को पसंद आई। क्या बात है। ये इसीलिए भी ये आपसे ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि मैंने पहले देखा है कि रूम टू रीड की कई सारी किताबें कई देशों में कई भाषाओं में अनुदित हुई हैं, तो वहाँ के बच्चों का उन पर क्या रिएक्शन होता है, इसलिए मोटा माटी ये लगता है कि बच्चे का मनोविज्ञान, वो कहीं का भी बच्चा हो, कमोबेश एक जैसा होता है। और जैसे आपने कहा कि वो अपने परिवेश को ज़्यादा पहचानता है। पुष्पलता रावत जी, मैं आपका फिर आऊँ, इससे पहले डॉक्टर कुसुम रानी, उत्तराखंड पे अब हम थोड़ा फोकस करें अगर सारी एक बड़े परिधि से, तो हमारे यहाँ खासकर पर्वतीय अंचल में लोक कथाओं की भरमार है, लोकगीतों की भरमार है। लोकगीतों से ही लोक कथाएँ निकली हैं और हम सभी ने अपने दादियों से, नानियों से, माता पिताओं से वो कहानियाँ सुनी हैं। एक तो हमारे यहाँ लोक साहित्य की क्या स्थिति है, लोक भाषा में भी और हिंदी पट्टी में भी। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप हिंदी में तो लिख ही रही हैं, आपकी जहाँ तक मेरा स्मरण है 3-4 किताबें आपकी, 4 किताबें आपकी गढ़वाली में हैं, और बच्चों के लिए गढ़वाली में साहित्य देना ये तो अपने आप में एक अनूठी पहल है, और इसके लिए साहित्यिकी का ये मंच आपका आभार भी प्रकट करता है कि आप एक बड़ा काम कर रही हैं। जी, ऐसा है। उत्तराखंड में मैंने देखा कि जो हमारे पास मौखिक रूप में तो बहुत कुछ है जी, लेकिन वो लिपिबद्ध नहीं हो रखा है।
अच्छा। साहित्य जितना भी है हमारा, मौखिक रूप में तो हमारा दादा नानी किसी से उनसे भी आगे सुनी हुई हैं। जी। और एक कारण ये भी है, जैसे आपने, मैं थोड़ा सा टॉपिक से पहले यहाँ शुरू करना चाह रही हूँ कि आपने कहा था जैसे बंगाल, पंजाब, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा साहित्य बच्चों के लिए है। उसका एक कारण शायद आपने अगर डीप सोचा हो उसमें गहराई से, क्योंकि हमारी अपनी जो उत्तराखंड की लोक भाषा है, या कहें कि हमारी जो राजभाषा है वो है हिंदी। ठीक है। और हमारे अपने प्रदेश की 4 भाषाएं हैं, बहुत लोक भाषाएं, जी। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और भोटिया, ज़्यादातर कॉमन ये हैं। और पर हर 5 कोस में बोलते हैं गढ़वाल का पानी भी बदलता है और भाषा भी बदलती है। तो किसी का मानकीकरण भी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि इसमें जो है लिखा जाए। तो लोगों ने जो है इसको लिपिबद्ध नहीं किया। हाँ। लिटरेचर तो बहुत ज़्यादा है जी। हमारा जो मेन उत्तराखंड का लिटरेचर है वो मुख्य रूप से किसके रूप में है? लोक कथा के रूप में। लोक कथा के रूप में, जी। लोकगीत हैं। और ये इसके साथ साथ लोक रंगमंच है, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, ये सारे हैं। और कथा गीत हैं जिसके अंतर्गत हमारे जागर वगैरह आते हैं, देवताओं का आह्वान होता है, मृतात्माओं का आह्वान होता है, ये सारे के सारे जागर हैं। लेकिन ये आज तक भी, अब शायद मैंने शिवानंद नौटियाल जी के जागर कुछ पढ़े थे उनकी किताबों में कि उन्होंने लिखे हैं, अब लिपिबद्ध किए हैं उनको। लेकिन हम कहें कि अगर हमारी जितनी भी लोक कथाएं हैं, शायद ही कहीं पुराने किसी ने अपनी भाषा में, चाहे कुमाऊनी कह लें, गढ़वाली कह लें, जौनसारी कह लें, उसमें उनको लिपिबद्ध किया हो। वो हैं जिन्होंने लिखी भी हैं, वो हिंदी के रूप में लिखी हुई है। हिंदी के रूप में लिखी। हाँ। तो उसे अपनी भाषा में लिखना थोड़ा कठिन काम भी है। मैं खुद भी लिखती हूँ, लेकिन कहीं पर यह होता है कि अब श्रीनगरी गढ़वाली लिखूं कि दूसरी वाली टिहरी वाली गढ़वाली लिखूं, उसमें कई शब्दों में आदमी फंस जाता है कि कौन सा शब्द ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। फिर ये लगता है कि जब भाषा तो हर 5 कोस पे बदल रही है, तो जो मुझे सही लगता है मैं उसको वहीं लिख दूँ। मैंने 4 किताबें उसमें लिखी हैं, और 1-2 किताबें तो मैंने पशु पक्षियों पर लिखी हैं, और 2 किताबें मैंने लोक कथाओं पर लिखी हैं। एक जो यहाँ के लोक नायक हुए हैं, लोक नायक क्या कहेंगे, जो वीर भड़ यहाँ के हुए हैं, अच्छा, उन पर लिखी हुई है, ज़्यादातर वही है। और दूसरे में जो लोक कथाएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं, उन पर जो है अपनी गढ़वाली भाषा में लिखी हुई। जी। डॉक्टर कुसुम रानी, पिछले कुछ समय से आपकी बातचीत से जो चीज़ जो निकला, उसी से मैं ये जोड़कर आपको बताऊं कि कुमाऊं अंचल में अभी मैंने कुछ, यही दून लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं वो किताबें, जुगल किशोर पेटशाली ने बहुत अच्छी तरह से कुमाऊं की कुछ लोक गाथाओं और लोक कथाओं को संग्रहित किया है। वो मैंने दून लाइब्रेरी में उनकी किताबें देखी हैं। दूसरा, अभी हाल में ही उमेश चमोला की एक किताब आई है जिसमें उन्होंने खासकर गढ़वाल अंचल में जो लोक कथाएं हैं उनको एक तरह से समेटने का काम किया है। इस तरह के छुटपुट प्रयास हो रहे हैं। पर ये सवाल लेकर मैं आपके पास इसलिए आया था कि ये जो मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूँ ये हिंदी भाषा में ही है। कुमाऊं में भी देव सिंह पोखरिया जी ने, हाँ, देव सिंह पोखरिया जी ने बहुत सारी उन्होंने लिखी हैं, बहुत छोटी छोटी भी लिखी हैं, 4-4 लाइन की भी लिखी हैं। देव सिंह पोखरिया जी तो अपने आप में विद्वान रहे हैं और क्योंकि विश्वविद्यालय में रहे हैं, उन्होंने लिखी तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। छोटो, लेकिन एक समग्र रूप से जो एक काम हमारे यहाँ भाषा संस्थान है, मुझे उम्मीद है कि वो संज्ञान लेंगे और इस पर वो कुछ काम कर भी रहे हैं। करें तो बहुत अच्छी बात है। जो खासकर जिन्होंने चाहे हिंदी में ही समेटी है, कहीं ना कहीं से ज्ञान को इकट्ठा तो किया है उन्होंने, जो इधर उधर फैला हुआ था, बिल्कुल उसको एक जगह पर समेट कर इकट्ठा किया है। अब यह है कि भाषाविद जो लोग हों उनको बिठाकर उनको जो है, हमारी 4 भाषाएं हैं, उन 4 भाषाओं में किसी में भी अनुवादित किया जा सकता है। जी। पुष्पलता रावत जी, कुसुम रानी मैडम जिस तरफ हमारा ध्यान खींच रही थी, उसी से मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा इस सवाल के साथ, कि आपने शुरुआत जहाँ से की थी कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चे के लिए लिख रहे हैं बड़े, डॉक्टर कुसुम रानी लिख रही हैं, वो तो बच्ची नहीं हैं अब, उनकी तो अपने ही नाती पोते हैं घर में। अब सवाल ये है कि जब दादियाँ नानियाँ बच्चों के लिए लिख रही हैं, तो ये कैसे पता चले कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, क्या मैकेनिज्म है इसका? इसमें जैसे हम लोग जब भी कुछ किताबें लिखते हैं, और मैं इसमें उदाहरण आपको देती हूँ, हम लोग जलवायु परिवर्तन पे लिखना चाहते थे। अब ये बड़े की सोच है, अब जलवायु परिवर्तन पे क्या लिखा जाए, तो ये निर्णय तो जो हम लोग हैं कार्यशालाओं के माध्यम से हम लोगों ने कुछ मुद्दे उसमें तलाशे कि क्या हो सकते हैं।
तो मुद्दा जलवायु परिवर्तन है। बच्चों से तो जब आप सोचेंगे तो छोटे बच्चे का तो कोई आप कहेंगे कोई मतलब नहीं है, तो बड़ों की डिबेट का है। पर आप उस सब्जेक्ट को कैसे बच्चों तक लेकर जाएंगे, महत्वपूर्ण वो है, बड़ी बात है जी। आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसमें इलस्ट्रेशन कैसे उसका चित्रांकन कर रहे हैं कि बच्चा वो कनेक्ट कर पाए। कई बार आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड दे रहे हैं, मतलब जानकारियाँ आज की डेट में सब जगह मिलती हैं जी। तो आप उस भाषा को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग जब लोक साहित्य की बात करते हैं, कई बार आप देखिएगा आज के समय में क्या हम कुछ बायसेस जो पहले से चले आ रहे हैं वो चाहे वो आ ही जा रहे हैं क्या उस साहित्य में। तो जब उस सब्जेक्ट को आप किस तरह से लिखेंगे और कैसे उसको लिपिबद्ध करेंगे, चैलेंज वो वहाँ आ जाता है। आपको वो कहानी इतने शब्दों में ही कह देनी है। लंबी बातचीत तो बड़ी सारी हो सकती है उपन्यास पर, उसे आपको भी याद हो जो आपको था कि 150 शब्द में कहिए इस कहानी को पूरी बात। तो उस मुद्दे को आप किस तरह से करते हैं। जैसे उसमें आपको मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ, एक जी बस एक मरियल भूत करके हमने एक कहानी एक बार करी थी। तो एक भूत है, बहुत मरियल है, खूब खाता पीता है, फिर तगड़ा हो जाता है, उड़ जाता है। अब जब बड़ों ने कहानी सुनी कि अब बच्चों को आप भूतों के बारे में बताएंगे, पर बच्चों को तो बड़ा एक्साइट करता है जी। तो उस दबाव में फिर हमने फाइनली उसका एंड चेंज कर दिया कि वो बच्चा सपना देख रहा था जी। अब वही जो सवाल मैं आपके पास लाया था वो इसीलिए लाया था कि बच्चों के लेकर धारणाएं तो हमारी अपनी हैं, उसमें ये जानना बहुत मुश्किल काम है कि बच्चा दरअसल चाहता क्या है, और यहीं से पठनीयता का संकट भी पैदा होता है। और दुर्भाग्य इस पूर्ण स्थिति ये है कि अगर ये डिजिटल युग लंबा चला तो आने वाले टाइम में पठनीयता का क्या होगा, ये एक बड़ा संकट है। साहित्यिकी के इस मंच पर आज हमने ये इसीलिए ये परिचर्चा की कि इस दौर में आने वाली पीढ़ी को उन किताबों की तरफ आकर्षित करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं, इस पर आप दोनों की हमको सलाह और टिप्पणियाँ मिल सकें। बहरहाल ये बड़ा बृहद विषय है, बातचीत करने के लिए मुझे लग रहा है एक सीमित अवधि कम होती है, लेकिन उसके बावजूद पुष्पलता रावत जी और डॉक्टर कुसुम रानी, आप साहित्यिकी के इस मंच पर आए और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय को लेकर कुछ नए मेहमानों के साथ आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।